देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है कि एक ऐसा इंक्लाइन बना हुआ, ध्यान से सुनिएगा। ओए हो गया, अब जितना बात कर लियो। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दिया हुआ। सत्यम, अब इधर ही ध्यान दे। 37 डिग्री ये ब्लॉक यहां से रिलीज किया गया, ठीक है, ये ब्लॉक यहां से रिलीज किया गया। अच्छा, इसमें दो अननोन है, एक तो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट और एक स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर दो अननोन है तो इक्वेशन 2 चाहिए होगा। अरे 2 चाहिए होगा। बोल रहा है कि ये स्लाइड करते हुए आया। अच्छा, कितना ऊपर से छोड़ा गया इसको? 4.8 मीटर से। और ये कितना इसको दबाया? 20 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां आके कहीं रुका मान लो, अरे है ना। तो ये टोटल कितना आया, ध्यान से देखना। 5 मीटर। अरे 4.8 और 0.2, तो ये 5 मीटर नीचे आया। अच्छा, ये कितने से चला? 0 से स्लाइड करते हुए आया और कब तक चला होगा? जब तक कि रफ्तार 0 ना हो जाए। अरे समझ में आया? तो एक कहानी यहीं खत्म करो, एक कहानी यहीं खत्म करो, पहली कहानी, है ना। यहां से चला आया रुका, फिर स्प्रिंग इसको पुश किया होगा, तो कितना ऊपर जाके रुका? 1 मीटर पे। कितना ऊपर जाके रुका? 1 मीटर। अच्छा, पहले यहां कहानी खत्म करें। जब यहां से आ रहा तो वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फास्ट चलना थोड़ा सा, सब बेसिक चीज बता रहे हैं हम, अरे है ना। अच्छा, वर्क डन बाय नॉर्मल मेरे हिसाब से 0 है। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी सीधा सीधा इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना नीचे आया। तो ये 5 है, ये 37 है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल, वो जादू वाला ट्रायंगल, अरे आएगा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0। अच्छा, स्प्रिंग का वर्क, स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ये ऐसे कर रहा है, ये आप सीधा फॉर्मूला में भी फिट करके बना सकते हो। तो क्या लिखोगे? -12 के फाइनल एक्सटेंशन 0.2 का स्क्वायर इनिशियल 0। अरे हाँ ना बोलते जाना। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना मास दिया हुआ? ब्लॉक का मास 2 m g h, अबे h हाइट, समझ में आया? पक्का? अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा μmg cos थीटा। अरे ऐसा स्लाइड कर रहा है तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? μmg cos थीटा। तो फ्रिक्शन होता है नॉर्मल हो जाएगा mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? μmg cos थीटा। किधर? पीछे, नीचे स्लाइड कर रहा है ना, तो पीछे, और डिस्प्लेसमेंट आगे। तो वर्क डन निगेटिव हो जाएगा फ्रिक्शन का, -μmg cos 37। cos 37 कितना होगा देख के बताओ यहां से? 4/5, 4 इक्वल टू 0। अरे हाँ कि ना? अच्छा, इसको कैंसिल आउट करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, ठीक है। तो बचेगा -k इंटू 0.04। अरे होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा? अरे बोलो, और ये 2 इधर भी आएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 चौका, देखना। अरे 2 दूना 4 चौके 16, और ये 2 जो मल्टीप्लाई हुआ, इक्वेशन नंबर 1 जल्दी से लिखो। लिख लिए? अच्छा, जल्दी जल्दी जल्दी, स्टेप में दिक्कत है तो पूछ लो।
हम हट जाते, तुम ही लिख लो। अरे समझ में आया? पक्का? किसी स्टेप में डाउट है तो बोलो। चलो हम इसी डायग्राम में अगला डायग्राम बना रहे हैं, आपको अलग डायग्राम बनाना है। अब यहां से जब छोड़ा तो ये कितना ऊपर जाके रुका? 1, तो ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा। सर ये कैसे कर लिया आप? हाँ, सबको 5 से डिवाइड किए ताकि रेशियो मेंटेन रहे, क्योंकि ट्राइंगल वही है। अरे समझ में आया? नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये यहां से यहां 1 मीटर गया, टोटल 1 मीटर ऊपर जाके रुका। अरे गया ना। चलो अब की बार इनिशियल कौन? फाइनल ये? अरे ये इनिशियल, ये फाइनल, ये इनिशियल, ये फाइनल। तो सेम इक्वेशन लिख के दिखाओ। टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे लिखोगे? जल्दी से एक बार खुद से ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। चलो, जब यहां से यहां जाएगा तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आया? सेम आया होगा। अगर सेम आया तो गलत है। -12 के एक्स फाइनल। अरे जब स्प्रिंग इसको छोड़ेगा तो स्प्रिंग फिर से नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा, जब यहां से यहां गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन, हाँ, अब स्क्वायर करके हम डायरेक्ट लिख दिए तो बेहोश हो गया तो उल्लू। चल, स्प्रिंग इससे अटैच नहीं है, वे किसको खींचते हुए चला जाएगा, अटैच नहीं है। जैसे नेचुरल लेंथ में आएगा स्प्रिंग से इसका कांटेक्ट छूट जाएगा। अच्छा, जब ये 1 मीटर ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा? -μmg cos थीटा। अरे यहां पे गड़बड़ कर दिए, एक चीज गड़बड़ कर दिए। ये तो फ्रिक्शन फोर्स है ना, और चला कितना था? 5 लिखे है क्या? पांच, तो ये कितना हो जाएगा? 180, 160। हाँ, अरे वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है ना, ठीक है। तो -μmg cos थीटा तो फोर्स हो गया, और इंटू डिस्प्लेसमेंट, वापसी में 1 मीटर ही गया है ना, तो -μmg cos थीटा इंटू 1। अरे करोगे तो μmg cos थीटा नहीं बदलेगा, 1 मीटर। और वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना ऊपर गया? 3/5, तो माइनस साइन के साथ -mgh 0। अरे होगा, तो ये आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा k इंटू 0.04, ठीक है। और ये 5 से हो गया, किसमें? फिर नहीं किए, नहीं ठीक है। अरे 1 है, मल्टीप्लाई किए थे, बोले थे, चलो नहीं कोई दिक्कत नहीं, सही बोला। डिस्प्लेसमेंट 1 है ना, भले उससे गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सही। नहीं हम लिख देते हैं, खुश हो जाए। चल अब ठीक है। अरे वो इस बार याद था हमको, ठीक है, बट वो 1 हम सोचे 1 से गुना करके समझ गया होगा कि कुछ दिक्कत नहीं होता है। अरे चला, और 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 दूना 4 चौका 16 दूना 32, और इधर और ये कितना बचेगा? 2 दूना 4 तिया 12 दूना 0, माइनस है ना? हाँ, अरे ये लोग इतना, सत्यम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ,
राहुल थोड़ा इधर आके शिफ्ट होकर देखो, इधर से खड़ा हो, देखने में दिक्कत नहीं हो रहा ना? ठीक, चल, कोई दिक्कत? अच्छा, हमको लगता है अगर इस दोनों को जोड़ दें तो मेरा काम हो जाएगा। अरे यहां वाला 2 भी जाएगा ना? ठीक है, कभी कभी ध्यान भटक जाता है, थोड़े के सब चीज गलत करें, गधा। ऐसा करो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो रहा है ध्यान से देखना। इन दोनों को जोड़ोगे तो केक कट जाएगा। अरे केक कटेगा और 120 में से 24 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 96। प्लस में कि माइनस में? प्लस में। अच्छा, 160 में से 132, ठीक है, इधर 160 भी था ना, बराबर 0, दोनों को जोड़ दिए तो म्यू बराबर 96/1/2, 0.5। इसमें पुट कर लेना, के का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, हम नहीं कर रहे, वो आप कर लेना। अब डायरेक्ट बता दें क्या, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा के इंटू 1000 न्यूटन के आसपास आ रहा। ठीक है, चल। अरे वहां जैसे रखोगे ना 1/2 तो वो 80 बचेगा, 120 घटा 80 40 हो जाएगा। 40 को इधर ले आओगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 40 बटे उसका चला जाएगा कितना, वो है बटे 100, तो वो ऊपर चला जाएगा 4000 और 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1000। पता नहीं सर, समझ में आया? चल ठीक। देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कॉर्ड है, ठीक है, रबर कॉर्ड है, शायद इलास्टिक कॉर्ड है, मतलब इसको स्प्रिंग की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है सर, यही तो नहीं समझ में आया है ना? चल, हाँ बाकी तो सब आता है कि नहीं। इसका नेचुरल लेंथ क्या है? L0 40 दिया हुआ 40। ठीक है, अच्छा वो डाटा बाद में पुट करेंगे, हम लोग वेरिएबल में ही आंसर ले आते हैं जैसे कर रहा है। ठीक है, और इस ब्लॉक का मास क्या है? 1 kg है, m मान लेते हैं। नीचे एक प्लैंक है या एक बार है, कुछ भी समझो, और नीचे ऐसे सरफेस है। ठीक है, अच्छा इन दोनों के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है? म्यू, जो इसमें k दिया हुआ है इसको हम म्यू बोल रहे हैं, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको क्या बोल रहे हैं? k बोल रहे हैं। यहाँ पे F फोर्स लगा रहा है या जो भी फोर्स लगा रहा है इसको खींच रहा, कोई दिक्कत? यही सिचुएशन है। अब क्या बोलता है एक बार रीड करके हम सुना देते हैं। अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सपोर्ट्स अ प्लैंक विथ अ बार ऑफ मास m। ऊपर वाले को बार बोल रहा है, नीचे वाले को प्लैंक बोल रहा है। ठीक है, डायग्राम में से बनाया हुआ। प्लेस्ड ऑन इट एंड अटैच्ड बाय लाइट इलास्टिक नॉन डिफॉर्म्ड कॉर्ड ऑफ लेंथ। इलास्टिक मतलब लंबाई उसकी बढ़ सकती है, मतलब स्प्रिंग टाइप का। L0 to a point. The coefficient of friction between bar and the plank is mu. यहाँ पे k लिखा हुआ है। The plank is slowly shifted to the right until the bar start sliding over it. If it occurs at the moment when the cord deviates from the vertical by an angle theta, find the work that has been performed by that moment by the friction force acting on the bar इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द प्लेन। जमीन पे बैठ के बताना है ना, रेफरेंस फ्रेम का बात कर रहा है। अच्छा रेफरेंस फ्रेम का बात कर रहा है तो इसका मतलब टोटल फोर्स पूछा है कि किसी एक पे पूछा होगा? ऑब्वियसली किसी एक पे पूछा होगा, है ना, क्योंकि टोटल वर्क जो होता है वो फ्रेम पे डिपेंड करता ही नहीं। अरे टोटल वर्क तो फ्रेम पे डिपेंड करता ही नहीं है, और साथ साथ चल रहा है तो दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक। और स्टैटिक का टोटल वर्क डन तो ऐसे भी 0 होना, वो तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन वो नहीं पूछा। ये पूछा फ्रिक्शन का वर्क ऊपर वाले ब्लॉक पे। किस पे पूछा है? इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन का वर्क। कोई दिक्कत? कुछ नहीं समझ में आया? अरे बोला है कि फ्रिक्शन का वर्क बताइए ब्लॉक पे इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द प्लेन। प्लेन मतलब ग्राउंड हुआ, है ना। अब आप ही सोचो, अगर टोटल वर्क यहां पे पूछ लेता तो कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा? अच्छा ये कब तक का वर्क पूछा? जब तक कि स्लाइड करने नहीं लगे। अरे देखो आप बोलोगे सर स्लाइड करेगा क्यों? तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो।
मान लो ऐसा कुछ खिंच गया, ये यहाँ आ गया, अरे आ गया 30 डिग्री, बाद में बात करेंगे, थीटा पे आ गया, अरे आ गया। तो देखो ये एक फोर्स लगेगा kx, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर। इधर वाला कंपोनेंट नॉर्मल कम कर रहा होगा और इधर वाला कंपोनेंट इसको इसके रिलेटिव खींचने की कोशिश करेगा, और एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब यहां स्लाइड करना शुरू कर देगा। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो ये नहीं दिया कहां जाके स्लाइड कर रहा, हाँ ये दिया 30 डिग्री एंगल पर स्लाइड कर रहा। कोई दिक्कत? पक्का? तो आपको बताना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द अपर ब्लॉक। समझ में आया? अरे समझ में आया? समझ में आया? पक्का? हाँ तो लिखा हुआ इट स्टार्ट स्लाइडिंग एट व्हेन थीटा बिकम्स 30 डिग्री। हाँ बोल। देखो यहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ नहीं है, मतलब आपके आंसर में के नहीं आना चाहिए, आएगा तो कोई फायदा नहीं। अरे है ना? चल ये एंगल कितना पे जाके स्लाइड करने लगा? थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा ये थीटा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, सब थीटा, मस्त एकदम। चल ऊपर नॉर्मल एन, नीचे mg, और इधर स्प्रिंग फोर्स kx। अच्छा x क्या होता है? एक्सटेंशन होता है ना? अच्छा ध्यान से देखो, ये लेंथ है L0, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? L0 sec थीटा। तो एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? sec थीटा माइनस L0, तो x बराबर हो जाएगा L0 इंटू, इस पूरे को एक नंबर मान लो P, ठीक है, बाद में देखेंगे P का कुछ करेंगे। तो एक्सटेंशन कितना आ गया? L0 P। अच्छा बोला कि जब इसको धीरे धीरे स्लाइड करके ले जा रहे हैं, जब थीटा एंगल बन रहा है तो ये जस्ट इसके रिलेटिव स्लाइड करना शुरू कर देगा। अरे करेगा, तो इसके रिलेटिव स्लाइड किधर कर सकता है? ये पीछे। तो इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? कितना? म्यू एन। अच्छा ये फ्रिक्शन बनाया किस पे? नीचे वाले पे कि ऊपर वाले पे? ऊपर वाले पे। नीचे वाले में मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हम उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स बनाते हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। अच्छा चलो अब इक्वेशन लिखें, इसका दो कंपोनेंट कर लें, kx साइन थीटा और इधर kx कॉस थीटा। इधर मोशन तो नहीं हो रहा, क्या इक्वेशन लिखोगे? n प्लस kx कॉस थीटा माइनस mg बराबर 0। अरे लिखोगे तो यहां से आ जाएगा kx कॉस थीटा, इसको रहने दो ऐसे छोड़ दो, फिर देखते हैं अगला इक्वेशन लिखते हैं। इधर के लिए क्या इक्वेशन लिखोगे? kx साइन थीटा माइनस म्यू एन। तो ऐसा करोगे n निकाल लोगे क्या यहां से? mg माइनस kx बराबर 0। ये कहां से इक्वेशन आया? अरे इधर और इधर का फोर्स बराबर हो रहा तभी तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा। चलो तो यहां से k निकाल लें क्या? kx इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बराबर म्यू mg। अरे होगा? अरे होगा। तो k क्या हो जाएगा? म्यू mg बाय x इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। हाँ बोल बोलो।
क्या हुआ? उधर चला गया, पहले तोड़ दिए, के एक्स वाला टर्म एक साथ लिया, म्यू वाला टर्म इधर कर लिए, जोड़ घटाव गुना भाग में भी ऐसे करोगे? सत्यम बाहर जाना क्या क्लास से? समझ में आया? अरे समझ में आया? समझ में आया? अटके रह जाओगे। चल बोल रहा है कि इसको स्लोली खींच के आगे ले जा रहा, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है ब्लॉक का? 0। जो काइनेटिक एनर्जी पहले वही काइनेटिक एनर्जी बाद में। अरे है ना, तो ब्लॉक पे बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं? ब्लॉक पे। ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? mg, नॉर्मल, फ्रिक्शन, स्प्रिंग। तो लिखे वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग बराबर 0। 0 क्यों? क्योंकि स्लोली सिस्टम को ले जाया गया। अच्छा, वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा? ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में हो रहा है 0। वर्क डन बाय mg 0। अरे हाँ ना बोल, अरे हाँ ना बोल। वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना छोड़ दो, हमेशा बोले जो टफ चीज है उसको छोड़ दो। अच्छा, आप बोलोगे सर फ्रिक्शन का वर्क कैसे निकाल लें? क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से? तो देखो फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं है। कैसे? क्योंकि नॉर्मल बदल रहा है। नॉर्मल दो चीज का फंक्शन है, एक तो एक्स का और एक थीटा का। अरे जैसे जैसे आगे खींचोगे एक्सटेंशन भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे आगे जाएगा थीटा भी चेंज होगा। तो नॉर्मल है वो दोनों का फंक्शन हो जाएगा, और नॉर्मल अगर इसका फंक्शन हो गया तो फ्रिक्शन भी फंक्शन हो जाएगा। अरे हो जाएगा। तो फिर एफ डॉट डी एस करके निकालोगे, उसमें एफ गजब सा फंक्शन दिखेगा, है ना? करना इंटीग्रेट मस्त हो जाएगा, है ना? मजा आ जाएगा, है ना? अब वर्क एनर्जी लगाएं, देखो ये काम कितना आसान हो जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय स्प्रिंग। अरे होगा हाफ के एक्सटेंशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल एक्सटेंशन 0। अरे हाँ ना वो होगा। अच्छा, एक माइनस और आएगा, स्प्रिंग का वर्क डन में एक माइनस है, और ये जब उधर जाएगा तो एक माइनस और आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस। चलो, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू के म्यू एम जी बाय एक्स साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स एक्स मार दो तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आ गया? 1/2 इंटू म्यू इंटू एम जी, और x का वैल्यू यहां से पुट कर दें, L नॉट सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। समझ में आया? और फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव आ गया। आ सकता है क्या? फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव आ सकता है क्या? फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव आ सकता है क्या? फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव आ सकता है क्या? फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव आ सकता है क्या? बेशरम, नालायक, उल्लू, गधा, बिल्कुल आ सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव भी आया था और निगेटिव भी आया था, लेकिन टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0 आया था। यहां टोटल थोड़े ही निकाल रहा है, टोटल तो हम शुरू में ही बोल दिए 0। कभी ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाला में फ्रिक्शन का सवाल करवाए थे एकदम स्टार्टिंग में, और उसमें बताए थे कि फ्रिक्शन का वर्क डन किसी एक पे पॉजिटिव किसी एक पे निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन हमेशा 0 होगा। उसी तरह काइनेटिक फ्रिक्शन का भी वर्क डन किसी एक पे पॉजिटिव किसी एक पे नेगेटिव, लेकिन टोटल वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। कुछ नहीं समझ में आया? कॉपी पलटोगे तब समझ में आएगा। अरे है ना? तो यहां कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो ना, ये इसको साथ अगर इसको आप खींच रहे हो, नीचे वाले को खींच रहे हो ना, तो इसके साथ ये चल रहा है, तो इस पे पक्का फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? आगे।
और इस पर फ्रिक्शन आ गया और इसका डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, तो क्यों नहीं वर्क डन पॉजिटिव होगा? अरे क्यों नहीं होगा? कुछ नहीं समझ में आया, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कॉपी पलट के देखना पीछे थोड़ा सा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है किसी एक पे नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन टोटल वर्क डन सिस्टम पे हमेशा जीरो होगा। उसी तरह बताया था काइनेटिक फ्रिक्शन का किसी एक पे पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी एक पे निगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि ब्लॉक पे निगेटिव आया था, बेल्ट पे पॉजिटिव आया था, ऐसा ही कुछ याद आ रहा है। लेकिन टोटल वर्क डन सिस्टम पे हमेशा निगेटिव होगा, और वो निगेटिव जो है वो एनर्जी कहां गई? हीट में। सब बताएं, सब बताएं, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं बताएं। ठीक है, बताया ना? नहीं बताया? ये भी बताया था कि टोटल वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, और अलग अलग बॉडी पे फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो ये तो इस बॉडी का निकाले भी थे ग्राउंड फ्रेम से, और इसी का इस फ्रेम से निकालने प्लैंक के फ्रेम से तो जीरो होगा, क्योंकि प्लैंक के फ्रेम में अगर बढ़ जाएंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है। कुछ नहीं समझ में, कुछ नहीं कर सकते, कॉपी नहीं पलट के देखोगे कुछ नहीं कर सकते, एकदम डिट्टो यही चीज करवाए हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक जब स्टैटिक फ्रिक्शन स्टार्टिंग में बताया, फ्रिक्शन में नहीं, वर्क में। ठीक है, चलो अगला टॉपिक लिखो, पावर। पावर चलो, पावर क्या होता है? पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड पावर। समझ में आया? तो पावर बराबर dw/dt। टाइम पास करोगे तो एवरेज पावर भी लिख देते हैं, डेल्टा W/ΔT। अरे समझ में आया? तो पावर आ गया dw/dt, वर्क डन बाय टाइम, है ना? तो यूनिट क्या हो जाएगा बताओ तो जल्दी से। इसी को हम लोग बोलते हैं वाट। ठीक है, हाँ, जेम्स वाट के नाम पे। ठीक है, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना? काम किस जल्दी से हो रहा है या एनर्जी किस रेट से ट्रांसफर हो रहा है किसी सिस्टम में, है ना? टाइम रेट ही क्या कहलाता है? पावर। कोई दिक्कत? पावर बहुत टफ टॉपिक नहीं है। अच्छा, पावर बराबर dw को लिख सकते हैं F.ds। अरे dw/dt, ds/dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो पावर कैन ऑल्सो बी रिटन एज फोर्स डॉट वेलोसिटी। अरे लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो, बस इससे ज्यादा पावर हम पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, बाकी हम आपको बता देंगे और जहां जरूरत आता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 एच सी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 23 एच सी वर्मा, इसीलिए बोलते हैं एच सी वर्मा रोब लेके आया करो। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, यूएस एथलीट फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर। ट्राई करो ये वाला सवाल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, एक ही नाम है, ये मत सोचना कि फ्लोरेंस ग्रिफिथ अलग है जॉइनर अलग है। अरे जल्दी करो यार, पेज नंबर नहीं बताएंगे, वर्क एनर्जी चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 23 है। चलो, बेसिक सा सवाल है। ठीक है, नहीं बनना तो ये आपकी गलती है। 100 मीटर का है, 50 kg की है और 10.54 सेकेंड है। ठीक है, चल, तो वो बोल रहे कि वो 0 से 10.54 सेकेंड 10.54 मीटर पर सेकेंड जाने में कितना टाइम लगा? तो ऑलमोस्ट जीरो, तुरंत वो रफ्तार वो अचीव कर लेती है, मान के चला है ना? मतलब वो कांस्टेंट इसी रफ्तार से दौड़ती है, आपको यही मान के चलना। वो कांस्टेंट किस रफ्तार से दौड़ती है? 10.54। कोई दिक्कत? अरे समझ में आया? अच्छा, इतने टाइम में पहुंच जाते। ठीक 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 ठीक। और बोला है कि वो कांस्टेंट रफ्तार से दौड़ रही है। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगा? 100 मीटर का रेस है और 10.54 से चल रही है, तो लिख लो कितना आ रहा। नहीं,
इसको इसी टर्म में छोड़ दो, बहुत परेशान है, बाद में देखेंगे कुछ कटेगा वटेगा तो ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? पूछ रहा काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv स्क्वायर। आंसर आप निकालना, हम उसको, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। 10.54 को 11 मान सकते हो, 10 थोड़े मान लोगे। हाँ बोल। अच्छा, यहां तक तो कोई भी बना सकता है, बहुत बेसिक सा सवाल है, यहां भी नहीं बना तो आपकी गलती है ना। उसके बाद बोल रहा है एज्यूम दैट द ट्रैक विंड एटसेट्रा एवरेज रेसिस्टेंस ऑफ 1/10 ऑफ हर वेट, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द रेसिस्टेंस ड्यूरिंग द रन। इसका मतलब कि जब वो दौड़ रही है तो उस पर विंड भी फोर्स लगाता है, ड्रैग फोर्स, है ना। अरे लगा रहा होगा ना। अच्छा, वो जमीन को पुश कर रही होगी तब तो जमीन उसको आगे पुश कर रहा है, तो वो फोर्स उसको लगाना पड़ रहा होगा। अरे लगाना पड़ रहा होगा ना। चलो, तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओ, ध्यान से सुनना, ऐसा दौड़ रही मान लो, ठीक है, नॉर्मल, अरे mg, और रेसिस्टिव फोर्स पीछे लग रहा है, कितना लग रहा है? उसके वेट का 1/10, वेट कितना हो जाएगा? वेट 50 होता है, वेट 500 होगा, mg होता है वेट, उसका 1/10 यानी 50 न्यूटन का इस पे इधर लग रहा है। अगर ये इधर दौड़ रही तो इस पर रेसिस्टिव फोर्स इधर लगेगा, ऑपोजिट लगेगा ना। F रेसिस्टिव कितना है? 50। तो अगर इसको कांस्टेंट स्पीड से दौड़ना, ध्यान से सुनना, अगर इसको कांस्टेंट स्पीड से दौड़ना है तो इस पे नेट फोर्स क्या होना पड़ेगा? 0। अरे है ना, अरे है ना। तो मतलब इस पे एक फोर्स आगे लगा रहा होगा, जो कौन लगा रहा होगा? एक्चुअली में वो फ्रिक्शन ही लगा रहा होगा, है ना, बट वो फोर्स इसके पैर के अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। अरे जितना जोर से जमीन को पुश करेगी उतना जोर से जमीन इसको आगे पुश करेगा। तो मान के चलते वो इसी का फोर्स है। वो किसका फोर्स है? ग्रिफिथ का फोर्स। तो आगे वो फोर्स लग रहा है Fg, तो ये भी कितना हो जाएगा बताओ? 50। क्यों? ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस ये मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं ना। चल, कांस्टेंट से जा रहा है तो नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा। अरे हाँ ना बोल। अच्छा, अब ये ग्रिफिथ कितना फोर्स लगा रही है? अच्छा, रेसिस्टिव फोर्स इधर लग रहा है 50, और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है कितना? 100 मीटर, और रेसिस्टिव फोर्स कांस्टेंट मान के चलना है। तो रेसिस्टिव फोर्स का वर्क क्या होगा? वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अरे हाँ ना बोल। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। अरे सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला अगला पूछ रहा है कि व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय ग्रिफिथ। ग्रिफिथ को कितना पावर डिलीवर करना पड़ेगा, है ना, मतलब ग्रिफिथ को कितना वर्क पर यूनिट टाइम करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन बाय टाइम भी कर सकते हो, है ना, टोटल वर्क डन बाय टाइम। या ऐसे भी सोच सकते हो कि चूंकि कांस्टेंट रफ्तार से चल रही है, फोर्स भी उधर ही लग रहा है, तो पावर होता है F.V। अरे पावर क्या होता है? F.V। तो पावर हो जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अरे है ना, F.V, दोनों एक ही डायरेक्शन में तो cos 0। अरे दोनों एक ही डायरेक्शन में ना, डॉट प्रोडक्ट वैसे ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि वर्क में डॉट प्रोडक्ट अलग, पावर में डॉट प्रोडक्ट अलग। अबे डॉट प्रोडक्ट होता है। F.V मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। दिस इज द पावर डिलीवर्ड बाय ग्रिफिथ। खत्म, समझ में आया? अब इसमें नया क्या था बताओ? 1.125 और जब भी ऐसे नंबर बोले तो ऑब्वियसली यूरोडोव है ना। ट्राई करो 2-4 मिनट में जल्दी से। 1.125 चल 1.125, ठीक है। 1.125 इसमें क्या कर रहा है कि अच्छा ओए अब बहुत हो गया, अल्फा बोल दो थीटा बोल दो, है ना। आप लोग कहा था थीटा, आप लोग तो ऐसे रट्टू हो कि थीटा को अल्फा लिख देता तो भी बेहोश हो जाते हो।
और इनिशियल वेलोसिटी को यू लिख दो। आप लोग यू से ही चलते हो ना, उसमें खुश। चलो ऐसे फेंका गया यू से थीटा एंगल पे, आप खुश? ऐसे गया होगा। पहला तो पूछ रहा है ग्रेविटी का टोटल पावर डिलीवर्ड बाय मीन पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी। मीन मतलब होता है एवरेज पावर। एवरेज पावर मतलब हो गया टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। अच्छा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स तो बड़ा मस्त होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अरे है कि नहीं? तो देखो इस पे फोर्स नीचे लग रहा है, अरे लग रहा है, और ये यहां से यहां जा रहा है। मेरे हिसाब से तो ग्रेविटी का वर्क सीधा आपको जीरो दिख जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाइट में कोई चेंज नहीं आया। ये तो हम शुरू में बता दिए थे। और उससे भी बना सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा 90। अरे हो गया। टोटल वर्क हमको निकालना सीधा, तो टोटल वर्क क्या आ गया? जीरो। तो टोटल पावर आ जाएगा टोटल वर्क बाय, ऐसे मीन को डिनोट करने का तरीका एवरेज को, ठीक है। तो एवरेज पावर हो जाएगा टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, जो भी टाइम लगा। टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपको पता ही है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी होगा यहाँ पर, ठीक है। इसे तो बोलते हैं रटोगे तो मरोगे। चल चल, वर्टिकल मोशन उसको बोलते हैं। हाँ चल इधर, अरे हाँ ना बोल। उसके बाद पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर बेसिकली होता है एफ डॉट वी। अरे होता है। अच्छा, फोर्स तो इस पे कांस्टेंट लग रहा है, फोर्स तो इस पे कांस्टेंट लग रहा है mg हर जगह, अरे लग रहा है। लेकिन वेलोसिटी इसका कांस्टेंट नहीं है। क्यों ना इसको y मान ले और इसको x मान ले। तो फोर्स वेक्टर की अगर बात करें तो फोर्स को आप लिख सकते हो माइनस mg जे कैप। ये कहां से आ गया सर? अरे कांस्टेंट फोर्स है, mg नीचे की तरफ है तो mg जे कैप। अच्छा, वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे हो जाएगा u प्लस ए टी। ये वेक्टर इक्वेशन है, याद आ रहा है? v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर हो जाएगा, u को लिख सकते हो u कॉस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप प्लस एक्सेलेरेशन के जगह पे माइनस जी जे कैप इंटू टाइम। देखो वेक्टर का कितना फायदा है, एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं, एक लाइन में। अगर आप अलग से बनाना चाहते हो तो आपको पता होगा vx होता है, vx में कोई चेंज नहीं आता है तो वो u cos थीटा रह जाता है, और y में चेंज आ जाता है तो vy हो जाता है u sin थीटा माइनस जी टी। समझ में आया? अरे समझ में आया? हम डायरेक्ट उसको लिख रहे हैं। अरे हाँ ना बोल। चलो, तो किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। अरे हाँ ना बोल। चलो, यहां पे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, ठीक है, आराम से। अभी बोल ले। चलो, तो काफी हो गया, ठीक है। पावर एफ डॉट वी, अरे है ना, तो एफ डॉट वी करोगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई एक्स कंपोनेंट तो है नहीं, तो एक्स कंपोनेंट तो ऐसे जीरो हो जाएगा। अरे ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, अरे हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा ए वाई बी वाई, यानी माइनस एम जी इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो पावर आ गया एम जी स्क्वायर टी माइनस एम जी यू साइन थीटा, ठीक है। लिख लो यहां से। अरे एम जी कॉस नहीं, ठीक है ठीक है, एम जी यू साइन थीटा। अरे रुक जा बे, हाँ सही तो है। थैंक यू, लिख लिए? अरे लिख लिए पक्का? बहुत टफ सवाल था, अरे बहुत टफ सवाल था। तो 1.126 ये है 1.125, 126 करो अभी। अभी होमवर्क का है का, अभी बहुत टाइम।
चलो 1 to 6 करो। देखो क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ ए नॉर्मल एक्सेलरेशन वेरिंग विथ टाइम, इसको ए आर बोलते हैं, ये ओमेगा एन लिखा हुआ है ना, ए आर रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन को ही नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या हो गया भाई, ओमेगा लिखता है यूरोडोव, हम क्या करें, रेडियल एक्सेलरेशन को ही नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, जल्दी बताओ, हैं अल्फा है, अल्फा, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा ध्यान से देखो, पार्टिकल अगर सर्कल में चल रहा है, अरे पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है, पार्टिकल सर्कल में चला, तो ढेर सारा फोर्स लग सकता है, नॉर्मल, एमजी, किस प्लेन में ये भी नहीं पता है ना, तो वो पूछा भी नहीं है। वो क्या पूछा है कि फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द पावर डेवलप्ड बाय ऑल द फोर्सेस, पावर डेवलप्ड बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है। पावर क्या होता है, एफ डॉट वी, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अच्छा एफ डॉट वी करोगे तो ये कुछ ऐसे हो गया, क्या हम भी कर रहे हैं, कहां मेरा दिमाग, चलो, फोर्स का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अच्छा एफ कॉस थीटा बेसिकली फोर्स का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के अलोंग है, अरे हाँ ना बोल, और फोर्स का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग है वही तो टेंजेंशियल फोर्स कहलाता है। तो मतलब पावर के लिए हमको टोटल फोर्स चाहिए ही नहीं, सिर्फ फोर्स का कौन सा कंपोनेंट चाहिए, टेंजेंशियल कंपोनेंट इनटू वी। क्या क्या फोर्स लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं, बस हमको उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट चाहिए, कोई दिक्कत? अच्छा फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा वो मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अच्छा ये चीज हम समझा चुके हैं, कहां पे, ठीक है, ये चीज हम समझा चुके हैं, कोई दिक्कत? कहां पे, जब वर्क समझाए थे वहीं पे। चलो तो पावर बराबर एफ टी वी। अच्छा एफ टी टेंजेंशियल फोर्स बराबर मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बट दिया हुआ क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन। अच्छा रेडियल एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर बाय आर, अरे यही तो है, यही तो रेडियल एक्सेलरेशन है, अरे है कि नहीं? चल तो यहां से भी बताओ, भी क्या आएगा, होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अरे निकल गया, अरे निकल गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जैसे निकल गया था, ये कांस्टेंट स्पीड v से घूम रहा है क्या? नहीं नहीं, पूछ क्या रहा, पहले हमको ये देखना, पूछ रहा पावर डेवलप्ड, हाँ पावर डेवलप, तो पावर टेंजेंशियल फोर्स का वैल्यू अल्फा आर इंटू एम इंटू वी, वी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अरे हो गया, तो पावर हो जाएगा एम अल्फा आर टी। कोई दिक्कत? देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो। अरे आ गया, अरे आ गया, ये क्या है, पावर डेवलप्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फिर पूछ रहा है मीन पावर, मीन पावर आफ्टर t सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मोशन, अब कैसे निकलेगा, ये तो पावर निकल गया, पावर निकल गया, अरे पावर निकल गया, तो मीन पावर होता है टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, अरे होता है, तो पावर होता है डी डब्ल्यू बाय डी टी, बराबर पावर, तो डी डब्ल्यू बराबर पावर डी टी, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, पावर डी टी का इंटीग्रेशन, अरे हो जाएगा
तो एवरेज पावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पावर dt का इंटीग्रेशन बाय टोटल टाइम। किसी भी चीज का एवरेज वैल्यू निकालने का एक तरीका ये भी होता है, ठीक है। किसी भी चीज का एवरेज निकालने का एक तरीका ये भी होता है, मतलब मान लो y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ, y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ, और किसी पर्टिकुलर रेंज में x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू में y का एवरेज वैल्यू पूछ रहा है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो y एवरेज विल बी इंटीग्रेशन y dx बाय इंटीग्रेशन dx, ठीक है। चलो तो यहां पे पुट करो इंटीग्रेशन, पावर का वैल्यू क्या आया, m अल्फा r t dt बाय dt टाइम 0 से t टाइम 0 से t, तो ये हो जाएगा 1/2 m अल्फा r t स्क्वायर बाय t से t कट जाएगा, तो हाफ m अल्फा r t, ये आ जाएगा एवरेज पावर। एवरेज पावर आ जाएगा हाफ m अल्फा r t। कोई दिक्कत? अरे हो जाएगा पक्का। अरे समझ में आया? तो होमवर्क लिखो पहले, थोड़ा सा छोटा सा एक चीज है उसको भी और कर देते हैं ताकि अगले क्लास में सिर्फ वर्टिकल सर्कुलर मोशन बचे, ठीक है। चलो तो होमवर्क लिख लो। HC वर्मा 1 से 51, होमवर्क देते गए बीच बीच में, नहीं किया आपकी गलती। HC वर्मा 1 से 51, 1 से 51, और S1 में 1 से 25। S1 कहाँ सर? सीट में, हाँ 151, 1 से 51। अरे आजा, चलो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे। कंजर्वेटिव फोर्स पता था तो उससे पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे। अरे निकाल रहे थे ना। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफाइन किया गया था, आप ही बताओ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर निगेटिव ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स डॉट ds या dr। अरे हाँ ना बोल, यही डिफाइन किया था ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स डॉट ds, ये डेफिनेशन था। तो du को ऐसे लिख सकते हैं माइनस f cos थीटा इंटू ds, अरे लिख सकते हैं। और हम आपको बोले भी थे कि हमको इसी का मीनिंग आता है ना। अच्छा, f cos थीटा क्या है? f cos थीटा बेसिकली फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। अरे f cos थीटा फोर्स है कि फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग? हाँ, ये टोटल फोर्स नहीं है, ये तो सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट है। याद आ रहा है? ये ऐसे बोल सकते हो फोर्स का वो कंपोनेंट जो ds के अलोंग है। समझ में आया? यानी अगर हम लिख दें du बाई ds, क्या लिख दें? du बाई ds माइनस साइन के साथ, तो हमको क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा कि फोर्स का वो कंपोनेंट मिलेगा जो ds के अलोंग है? ये इसमें एक खास बात, ये बहुत अच्छे से डिटेल में नहीं दिया रहता किताब में, इसलिए समझा रहा है। अरे सिंपल मैथ्स लगा रहे हैं, du बराबर माइनस एफ डॉट ds, ये क्या कहां से आया? तो डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये कहां से आया? तो डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अरे आया ना। तो f cos थीटा क्या है? तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो ds के अलोंग है। तो हम क्या किए? ds से डिवाइड कर दिए, माइनस साइन को इधर ले आए, तो माइनस du बाई ds, माइनस du बाई ds है ना। तो ये क्या आया? f आया कि f cos थीटा आया? f cos थीटा, यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। अरे हाँ ना बोल। अरे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? अरे समझ में आ रहा?
अच्छा इसी तरह अगर हम आपको बोले, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर हम आपको बोले कि हम लिख रहे हैं माइनस डी यू बाई डी एक्स, सिर्फ वेरिएशन किस में है मेरा, एक्स में, एक्स में, सिर्फ किस में वेरिएशन है मेरा, एक्स में, और वाई और जेड क्या है, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, वाई एंड जेड आर कांस्टेंट। तो जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा, नहीं, फोर्स का वो कंपोनेंट जो एक्स के अलोंग है, और वही क्या कहलाता है, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अरे हाँ ना बोल, अरे कहलाता है, अरे कहलाता है, समझ में आया, मतलब एक्स में मूव करोगे, अरे एक्स में मूव करोगे तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट, अरे है कि नहीं। अच्छा आपको अगर याद होगा x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y और z को कांस्टेंट रखते हैं, तो इसी चीज को हम पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। यानी इसी को मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका है कि फोर्स का x कंपोनेंट हो जाएगा माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। यहां पे u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, अरे है ना। उसी तरह फोर्स का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू बाय डेल y, और फोर्स का z कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू बाय डेल z। अरे हाँ ना बोल, यानी अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है कुछ ऐसे, u बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, मान लो ऐसा दिया हुआ, तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसका फोर्स बताओ, उसके करस्पॉन्डिंग जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो बताओ, है ना, उसके करस्पॉन्डिंग, ये जिस फोर्स, जिस कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो ना, तो ये जिस कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखा गया है वो फोर्स बताओ। क्या करो, वो फोर्स बताओ। कुछ नहीं करने का, एफ एक्स बराबर माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, मतलब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अरे करोगे 6x माइनस 2z, खत्म, एफ वाई माइनस, खत्म, सिर्फ ये बचेगा 2y z, एफ जेड, ये खत्म, ये और ये बचेगा, माइनस सामने में रखोगे, अरे रखोगे, और एक माइनस पहले से, तो माइनस 2x, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वाई स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलते जाओ। अच्छा सर ये तो कंपोनेंट्स निकाल दिए, हम तो फोर्स पूछ रहे हो, कुछ नहीं, F बराबर रूट अंडर एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, खत्म। अबे फोर्स लिखना, हाँ मैग्नीट्यूड अब इससे निकाल लो, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल, समझ में आया। तो फोर्स पता था तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते थे, पोटेंशियल एनर्जी पता तो फोर्स निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा मान लो पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन में, पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन में है ना, मतलब सिंपली पार्टिकल ऐसे आर के अलोंग मूव कर रहा है ना, अरे है ना। तो यहां पे पोटेंशियल कैसे दिखेगा आपको, पोटेंशियल विल बी सम फंक्शन ऑफ आर। अच्छा वहां तो स्पेस में मूव कर रहा था तो पोटेंशियल एक्स वाई जेड तीनों का था, यहां पे पोटेंशियल सिर्फ किसका फंक्शन होगा, आर का। तो यहां पे अगर आपको फोर्स चाहिए, जनरली इसको एफ आर से डिनोट करते हैं, क्यों करते पता है, क्योंकि फोर्स इसी लाइन के अलोंग है, अरे है ना, रेडियल फोर्स, सेंट्रल फोर्स टाइप का, अरे है ना। तो एफ आर बराबर सिंपल यहां पे पार्शियल लेने की जरूरत है क्या, नहीं, यहां तो एक ही है फंक्शन, तो हो जाएगा माइनस डी यू बाय डी आर, आर कैप, आर कैप मतलब उसका डायरेक्शन, एरो का डायरेक्शन, अरे है ना। एक का फंक्शन है तो वहां पार्शियल लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आया, अरे समझ में आया। तो थोड़ा सा ये बच रहा है इस पे और, है ना, अगली क्लास में बता देंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट, और फिर बचेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा, अगर 2-4 मिनट बचा तो अगले क्लास में कर देंगे, है ना, बट नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा स्लो हो, होमवर्क करके नहीं आते हो,
है ना, इसलिए हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा, नहीं तो आज तो ख़त्म हो जाना चाहिए था, है ना। तो 1-1.5 क्लास एक्स्ट्रा लग रहा है। चलो कल नहीं, मतलब अब आना है कब, मंडे को, है ना। मैसेज कर देंगे ग्रुप में, ठीक है।